इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। चार्जेस का अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा। इफ देयर इज ए चार्ज in the shape of a line, of if there is a large conductor, this is infinitely long conductor and there is a charge over it. How do we measure this charge? इस चार्ज को नापने का हमारा क्या तरीका है? तो आंसर है, इसको हम नापते हैं पर मीटर कितना चार्ज है और कितना पर मीटर चार्ज होता है उसके लिए हमने क्या माना है? लैम्डा पर मीटर। ओके, अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट P which is at a normal distance R. So we have to find electric field at the point P at distance R. अब गॉस थ्योरम में याद करिए हमने 4 स्टेप बनाए थे। पहला स्टेप क्या था? कंसीडर ए गॉसियन सरफेस which should be symmetrical. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? तो आंसर है, एक लंबी रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ऐसा चारों तरफ निकलेगा। तो हम एक गॉसियन सरफेस उसमें बनाते हैं, दैट इज ए सिलेंडर विच हैज द सेम कंडक्टर एज एक्सिस, और ये रेडियस उसका लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P को रेडियस मान के जितना दूर ये है उतना ही दूर इधर लीजिए यहाँ पर, एंड लेट्स मेक ए सिलेंडर। ये let us consider a cylinder in this way, axis is on the conductor. Okay, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा। Okay, now how do we describe this surface? Let us consider a Gaussian surface on whose axis is the conductor carrying charges or the body carrying charges. The length of this cylinder is L. What about electric field? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा? तो आंसर है, ये उसके नॉर्मल जाएगा। ये कर्व सरफेस है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। यस, हाउ मच विल बी द एंगल विद एरिया वेक्टर? 0। वेरी गुड, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंगल इज 0 हियर हियर हियर। सब जगह पर एंगल कैसा मिलेगा? 0। इट इज सिमेट्रिकल। R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी होती है उतनी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ। तो E की वैल्यू हर जगह सेम, एंगल हर जगह सेम। सो ये जो कर्व सरफेस है, दिस विल हेल्प अस, इट इज ए पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस। लेकिन हमको क्लोज करना है, सो वी क्लोज इट फ्रॉम द टॉप, वी क्लोज इट फ्रॉम द बॉटम। टॉप में देखिए, ये नॉर्मल एरिया है, एरिया वेक्टर, एंड वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। यहां पर एंगल बनता है 90, यहां भी बनता है 90, यहां भी बनता है 90, एवरीवेयर इट इज 90। सो इसकी अपनी एक सिमेट्री है कि हर जगह पर एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। यहां पर देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर। How much is the angle between the two? 90. यहाँ पर भी कितना होगा? 90. हर पॉइंट पे कितना होगा? 90. So that is asymmetry. ऐसे ही नीचे भी होगा, नीचे भी हर पॉइंट पे 90. एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, एंड दिस एंगल इज 0। तो कर्व सरफेस पे हर जगह एंगल 0, प्लेन सरफेस पे हर जगह एंगल 90। ओके, ये हमने एक इसमें गॉसियन सरफेस बनाई। उसके बाद we can write this step. Let's consider
a Gaussian surface in the shape of a closed cylinder having charged line as axis. ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया. ओके, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? कैलकुलेट EDS, इंटीग्रल EDS. तो हमने लिखा क्लोज इंटीग्रल E dot ds. The closed integral says for the complete surface. इस complete surface को हमने तोड़ के 3 surface में कैलकुलेशन की. इस complete surface के बदले में, क्यों? हमारी E की वैल्यू अलग-अलग बदल रही थी, एंगल अलग-अलग बदल रहा था, इसलिए हमने इस सरफेस को अलग-अलग सरफेस बना दिया. तो एक बार हम इंटीग्रेशन करते हैं कर्व सरफेस के लिए, और दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे टॉप प्लेन सरफेस के लिए, और तीसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे बॉटम प्लेन सरफेस के लिए. अब आप देखिए, टोटल इंटीग्रेशन फुल सरफेस का हो गया. पूरी कर्व को ले लिया, एक बार टॉप को ले लिया, एक बार बॉटम को ले लिया, और कुछ नहीं करना. तीनों बार इंटीग्रेशन किसका होना है? दिस इज EDS cos थीटा, EDS cos थीटा एंड EDS cos थीटा. ओके, शुरू करते हैं. कर्व सरफेस, cos थीटा की वैल्यू पहले देखिए. थीटा इज इक्वल टू 0, so cos theta is equal to 1. So E everywhere is same. If E is same, we can take it as a constant and integration will be done for ds. Cos theta is 1 and this is to be done for complete curved surface. Then cos 90, 0, cos 90, 0. Right? So this is E integral ds and this is curved surface. Curved surface को integrate करेंगे, it will be a total curved surface. Now, how much is the surface area for a curve in a cylinder? सबको मालूम है इसका? E into कितना होता है? 2 pi r multiplied by h. So this is 2 pi r और इसकी हाइट हमने l ली है, so we will write it 2 pi r l. ये यहां से लेके यहां तक, this is l. So E into 2 pi r l, ये किसका रिजल्ट आया? क्लोज इंटीग्रल EDS. समझ आया? इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि क्लोज इंटीग्रल EDS की वैल्यू कितनी होगी. ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप हमने क्या सोचा था? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. तो थर्ड चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा. इसके अंदर कितना बड़ा कंडक्टर है? S L. तो इसमें कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू L. बाकी का जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है, उसको हमको कंसीडर नहीं करना. तो अंदर में चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस Q, हाउ मच इट इज? लैम्डा इंटू L. ये हो गया चार्ज इनसाइड. इसको नोट कर लिया. अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या था? राइट द गॉसियन लॉ एंड पुट द वैल्यूज. According to Gauss law, closed integral EDS
is equal to Q upon epsilon naught. Now we will put the values here. Putting values. How much is the value of closed integral EDS? It is here e 2 pi r L. So इसके बदले में हमने क्या लिखा? e 2 pi r L. This is equal to Q. How much is the charge inside? Lambda L. Lambda L upon epsilon naught. This epsilon naught comes here. अब इसमें e की वैल्यू आइसोलेट कर लीजिए. E is equal to L is cancelled from both sides and we have lambda upon 2 pi epsilon naught into R. Lambda upon 2 pi epsilon naught into R. This is electric field at distance R. So it comes out very easy and very handy. हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. अदरवाइज हमको ऐसे लाइनें खींचनी पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. Now next we will find electric field due to charge distributed in a plane sheet, and that plane sheet is a very large plane sheet in comparison to the distance. जैसे इस पूरी वॉल में चार्ज फैला हुआ है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू दिस लार्ज वॉल. ओके, इस तरह का एक प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन है. सो वी विल पुट ए प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन हियर. दिस इज पार्ट ऑफ द प्लेन शीट और the charge is distributed all over the plane sheet. This distribution of charge, which language we will use? Distribution of charge on plane sheet. इसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं? That I told you, we use the areal charge density, the charge per unit area. Now on this, the charge per unit area is sigma. So which is the language? Sigma. That is charge per unit area. Okay. This is a very large sheet which has electric charge distributed sigma per unit area, and we have to find electric field at a location which is at a distance r. At a distance r, we have to find electric field here. This is our problem. इसका डेरिवेशन देखिए. फिर से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड ए गॉसियन सरफेस. सो लेट्स कंसीडर ए गॉसियन सरफेस. हाउ डू वी मेक गॉसियन सरफेस दिस टाइम? देखिए, मैं आपको एडवाइस करता हूं, वी मेक ए गॉसियन सरफेस ऑफ ए सिलेंडर एंड दिस टाइम सिलेंडर विल बी लाइक दिस. ये और इसमें से सिलेंडर ऐसा इसको पंक्चर करके इस तरफ निकल गया. और ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज अगेन r. r इस तरफ, r इस तरफ, और ऐसा सिलेंडर हमने बनाया. क्यों बनाया ऐसा? रीजन देखिए. हमारे पास सिलेंडर में या तो कर्व्ड सरफेस होती है या प्लेन सरफेस होती है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ऐसी है, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो यहाँ पर सब परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा. अब बताइए, कर्व सरफेस पर यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं. These are electric field lines. How much is the angle here? 90. How much is angle here? No. Here. 90. At this point, 90. So now I ask you कि यहाँ से ऐसे लाइंस जा रही हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा एरिया वेक्टर के साथ? 90. यहाँ पर 90. यहाँ पर 90, 90, 90. एवरीवेयर
कहीं भी वो 90 से 70, 60, 50 ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? आंसर है कोई कोई केस में। देखिए मेरा मतलब है इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और हम अपनी एक गॉसियन सरफेस स्फीयर को मान लें तो स्फीयर ऐसा जाएगा। एट दिस प्लेस आवर एंगल इज दिस, एट दिस प्लेस आवर एंगल इज ये एरिया वेक्टर, दिस इज द एंगल हियर, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एंगल हियर, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। एवरी टाइम with electric field the angle is changing। इसलिए अगर हम कहीं स्फीयर बना देंगे ऐसे में तो हम क्या देखेंगे कि हर जगह पर एंगल अलग अलग है। सो स्फीयर इज नॉट a suitable surface because it does not have symmetry। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसा सिलेंडर डालेंगे तो सिलेंडर की सरफेस पे देखिए हर जगह पे एंगल कितना बनता है 90। ये ऐसा जाएगा और एरिया वेक्टर ऊपर आएगा 90 here, 90 here, 90 here, 90 हर जगह पे 90 90 बनेगा। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लेते। अगर हम इसको ऐसा लेते तो क्या होता? यहाँ बनता 0, यहाँ बनता 90, यहाँ 60, यहाँ 30, ऐसा अलग अलग बनते तो वो सिमेट्री नहीं होती और हम लोग एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो गॉसियन सरफेस किस तरह की ली जाती है? जिसमें सिमेट्री इज ए मस्ट। Okay, so here this is now with the plane surface, this is electric field and this is area vector. How much is the angle between the two? 0. Here it is 0. How much will be here? 0, 0, 0, 0, 0, everywhere 0. It has a symmetry. So plane surfaces have symmetry their own with 0 angle and curved surface everywhere has 90 degree। तो हम दो पार्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, कर्व सरफेस के लिए अलग और प्लेन सरफेस के लिए अलग। लेकिन हमारे पास वो 0 to 90 के बीच वाला प्रॉब्लम नहीं है कि ये 10, 20, 30, 40 होता है, इसलिए इस तरह की सरफेस हमें अवॉइड करनी। ओके, तो अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमने लिखनी है कि हमने गॉसियन सरफेस कैसी बनाई। सो कंसीडर ए गॉसियन सरफेस whose axis is normal to the plane. Now consider a Gaussian surface in shape of cylinder. In shape of hollow cylinder whose axis is normal to plane. Normal to plane containing charge. Let it extend to length r on each side for sake of symmetry। इधर अगर हम r लेते हैं तो इधर भी r लेते हैं। Why do we take r? So that this point where we have to find out electric field, it should be on the surface। उसको सरफेस पे आ जाना चाहिए। P is on the surface। This point P is on the surface। Which surface? Plane surface। पिछली बार किसमें आया था? कर्व सरफेस। नाउ इट इज ऑन द प्लेन सरफेस। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। वी आल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसा कैसा मिलता है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E is along curved surface, is along curved surface at each point. And how much we take theta? 90 degree. E is
equal to plane surface. And how much will be theta in this case? 0. Here it is 0, normal to the surface, so with area vector it makes 0. यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, this, and the angle is 90. कर्व सरफेस में हर जगह 90, प्लेन सरफेस में हर जगह 0. Is this point clear? So we have explained it this point. Now we come to the second point. We have to calculate closed integral EDS. Closed integral EDS for the complete surface. इस complete surface को break करिए 3 parts में फिर से. So this is equal to integration curve, integration left plane and integration right plane. Okay. Now for the curved surface, it is E ds cos 90. We will write here 90 degree ताकि अगली बार में ये 0 हो जाएगा. Okay. Now we come to the plane surface. Left plane और right plane, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, ये एरिया वेक्टर. Now this electric field, the strength is E, area vector is A. How much will be their multiplication? E into A. Actually हम देखेंगे because of direction, we will write it, this is minus E. And area vector will be minus A. Both have leftward direction. So their multiplication will be E into A. So left plane, this is E ds cos 0, E ds cos 0. Now this is equal to 0 plus E is symmetrical everywhere, integral ds cos 0 is equal to 1 plus E into integral ds, sorry, E integral ds. This is equal to integral ds किस सरफेस के लिए है ये? Plane, left plane and right plane. How much is the total area? ds total किया, पूरा एरिया बन गया. How much is the total area? Total area हमने मान लिया कि total area A है. IR square करने की भी जरूरत नहीं. Total area को हमने कितना मान लिया? A. So if this area is A, this area is A, then this will be E into A. E into A plus this will also be E into A. E into A plus E into A. This is twice E. Twice EA. This is value of closed integral EDS. Okay. अब थर्ड चीज हमें क्या सोचनी है? How much is the charge inside the Gaussian surface? यहाँ पर देखिए how much is the charge inside Gaussian surface? ये गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर ऐसा जा रहा है. ये वाला चार्ज इसके अंदर है कि बाहर? बाहर. इधर वाला चार्ज भी बाहर है. सिर्फ इस सर्कल के अंदर जो चार्ज आएगा वो चार्ज शीट में, वो चार्ज सिलेंडर में आएगा, बाकी सारे चार्ज ऊपर नीचे. तो हमने इसको लिया और इसमें से सिलेंडर निकाला, ये ऐसा सिलेंडर गया. तो देखिए इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज माना जाएगा? इस सरफेस में यहाँ चार्ज है सब जगह, इसके अंदर वही चार्ज आएगा जितना इसका एरिया, बाकी चार्ज आउट. ये ऐसा है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा, और इसका एरिया कितना है? ए. तो कितना चार्ज इसके अंदर आया? सिग्मा इंटू ए. सो द चार्ज
charge inside cylinder, charge inside cylinder Q, that is sigma into E. ये हमारे तीसरा स्टेप हो गया, हमने चार्ज भी निकाल लिया। अब हम लोग तैयार हैं गॉस थ्योरम लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। Applying Gauss theorem. Closed integral EdS is equal to Q upon epsilon naught. This is Gauss theorem, and we will put values. Putting values, closed integral EdS. This is equal to 2EA is equal to Q. How much is the Q? Sigma into A. Divided by this epsilon naught, epsilon. A दोनों तरफ से कैंसल, एरिया. So electric field is due to sigma upon 2 epsilon naught. बस. This is electric field due to plane sheet of charge. अब इसमें अगली चीज देखिए, दिस एक्सप्रेशन सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट, इस एक्सप्रेशन को देखिए और मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ वी हैव पॉइंट P हियर, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ वी इंक्रीज दिस डिस्टेंस टू डबल, यहां पर अगर हमने P लिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या सेम रहेगा? यहां से यहां, पहले यहां था, अब ये पॉइंट यहां चला गया। ओके, तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से हमको ऐसा लगता है वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होने का तो कोई रीजन नहीं, सेम रहेगा। लेकिन इसको देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसमें आर है ही नहीं, इसलिए आर की वैल्यू आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इट डज नॉट मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा पे डिपेंड। ये कैसे हो गया कि हम जितने डिस्टेंस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई अंतर नहीं पड़ता? आंसर इस हो सकता है, ये प्लेन वॉल आपको दिखती है, इस प्लेन वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल कर आती है, ठीक है? सब लाइन इस पर कैसी है? नॉर्मल। अच्छा, अगर मैंने एक रिंग लिया, ये रिंग, इस रिंग को यहां पर रखा, इसके अंदर यहां से ऐसे आ रही है ये 5 लाइन्स आई। अब इस रिंग को मैंने यहां पे रखा, ये जो लाइन है ऐसे फैलती नहीं है, कैसी जा रही है? पैरेलल। तो यहां पर भी कितनी एंटर करेंगे? 5। यहां आएंगे तो भी कितनी एंटर करेंगे? 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हमने क्या पढ़ा है? देयर क्राउडिंग shows the strength of electric field. यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 5 लाइन से बना, यहाँ का भी 5 से बना, यहाँ का भी 5 से। ये प्रॉपर्टी क्यों आ गई? Because these field lines are parallel to each other. तो आप यहाँ रिंग बनाइए, यहाँ रिंग बनाइए, यहाँ रिंग बनाइए, हर जगह नंबर ऑफ लाइंस कैसी है? इक्वल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? इक्वल। तो ये एक स्पेशल चीज है प्लेन सरफेस के लिए, द डिस्टेंस डज नॉट मैटर। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं? जिस एक्सप्रेशन में आर आएगा वहां पर आर से इफेक्ट होगा, और जिसमें आर नहीं आएगा उसमें आर से कोई इफेक्ट नहीं। सो फॉर प्लेन शीट ऑफ चार्ज आर डज नॉट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर हमको एक जैसी स्ट्रेंथ वाला मिलेगा। दिस वन पॉइंट इज क्लियर। दूसरी चीज, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is for a plane sheet of charge and there is only one sheet of charge. अगर हम 2 शीट लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? डबल। 2 शीट का मतलब क्या है? Why I am telling this? ये हमने लिया और इसमें चार्ज भर दिया। ये कितनी शीट है? 1 की 2? ओके, ये
सरफेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस सरफेस के कारण भी यहाँ कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दिस E will be E is equal to double of this, so that is sigma upon epsilon naught. तो इसको हम क्या बोलेंगे, this is a sheet which has got two surfaces, एक सरफेस सामने एक सरफेस पीछे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, नॉर्मली हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर बहुत स्मार्ट क्वेश्चन कोई बनाएगा, he will say there is a sheet of paper which has been given electric charge. Now what will be the electric field at a distance r? The answer is sigma upon epsilon naught. क्यों? क्योंकि एक शीट पेपर में कितनी सरफेस होती है, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ। So this is for sheet containing two surfaces. Sheet containing two surfaces. उसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिंगल सरफेस के लिए आपको याद रखना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्लेन शीट। लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। स्फीयर ऑफ चार्ज में दो शब्द आपको अलग अलग समझने, शेल ऑफ चार्ज एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। शेल ऑफ चार्ज एक फुटबॉल जैसा है जिसकी सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, अंदर चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज नहीं है, सिर्फ उसकी सरफेस पे है, दैट इज शेल ऑफ चार्ज। तो ये सरफेस ऐसी होगी। अगर हम किसी मेटल के स्फीयर को चार्ज देते हैं तो मेटल के स्फीयर को चार्ज देने से चार्ज रिपेल होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। इट विल बिहेव लाइक ए शेल ऑफ चार्ज। तो मेटल सॉलिड है इसलिए चार्ज अंदर जाएगा, नो, वो रिपेल होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस। दैट विल बिहेव लाइक ए शेल ऑफ चार्ज। एक होता है सॉलिड चार्ज जिसमें वॉल्यूम भरा है, पूरा अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। किस तरह से, जिस तरह से आप देखते हैं तरबूज के अंदर उसके बीज रहते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उसी तरह से चार्ज ऐसा भरा हुआ है वॉल्यूम में। जैसे दो बादल आपस में टकराते हैं, अंदर तक चार्ज भर जाता है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहले हम लोग लेते हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शेल। तो शेल वाला चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे। सॉलिड वाला चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम के अंदर। सो दिस इज E ड्यू टू चार्ज ऑन ए शेल। This is a shell and the charge is distributed on it. We have given it a charge Q and that charge Q is distributed all over it. और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बताइए, एरियल की वॉल्यूमेट्रिक। शेल है तो एरियल, और एरियल इसका टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको हमने चार्ज कितना दिया, Q। ये किसकी वैल्यू आ गई, 6, चार्ज पर यूनिट एरिया। So charge per unit area is total charge given upon 4 pi r square. अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। Now we have to find the electric field. Where we have to find the electric field? We make our study. We have to find the electric field outside the shell, on the surface of the shell, inside the shell. तीनों में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तीनों के रिजल्ट याद रखना है। यहाँ से जो पॉइंट P है, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होता है उसको स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी टेक पॉइंट P आउटसाइड फ्रॉम सेंटर, दिस डिस्टेंस इज r। ओके, नाउ we have to find out electric field here. If we have to find out electric field here, we start taking help of Gauss theorem. What was our first step? To consider a Gaussian surface. इसकी हमने Gaussian surface बनाई, वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल।
तो हमने क्या किया, इसका जो सेंटर है उसी सेंटर को पकड़ा, ये वाला रेडियस लिया और एक दूसरा स्फीयर बना दिया। सो दिस इज ए स्फीयर अराउंड इट। Okay, let us consider a sphere like this. इसकी यहां पर हमें डिटेल लिखी, how we considered it. Consider a Gaussian surface in shape of concentric spherical shell. In shape of concentric spherical shell of radius r, so that P is on the surface. So that P is on the surface. ये पॉइंट P सरफेस पे आ गया, ये हमारी गॉसियन सरफेस है। सेकेंड, इसी पे दूसरा स्टेप क्या है, वी मस्ट स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज है, the charge is on the surface and how is the electric field normal to the surface. ये दोनों बातों को मेंशन करते हैं। charge is on surface and E is normal to it. normal to surface, एक स्फीयर की सरफेस के नॉर्मल कौन होता है, आंसर रेडियस। So, therefore, it is radially outward. Therefore, it makes angle 0 degree with area vector. Of Gaussian surface. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लाइन कैसी निकलेगी, नॉर्मल टू द सरफेस, ये ऐसे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस गोज लाइक दिस। यहां पर ये जो गॉसियन सरफेस है, ये इसका ds छोटा सा एरिया, इस एरिया का वेक्टर ये होगा नॉर्मल टू द एरिया। So this is area vector and this is electric field. What is the angle between two? 0. This we have made. It makes angle 0 between electric field and area vector. And this will happen everywhere. जितना दूर यहाँ से डिस्टेंस r है, उतना ही दूर यहाँ है, उतना ही दूर यहाँ है, उतना ही दूर यहाँ है। इसलिए सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम, डायरेक्शन भी सेम। This is symmetrical surface. This is property of Gaussian surface. Therefore, it is a fit Gaussian surface for this solution. Okay, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इस पे अगला स्टेप लेते हैं। Next step is to consider EDS, to calculate EDS. Closed integral EDS is equal to, now this is only one surface, इसको हमको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कर्व और प्लेन होती तो हम दो में करते, यहाँ पर एक ही में हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू E everywhere is same, closed integral ds। सरफेस
को इंटीग्रेट करिए पूरे स्फीयर के लिए। ये सरफेस कितनी होती है? 4πr²। This is the surface. What is this E? Electric field. Where? On the surface of Gaussian surface. On the Gaussian surface. यानी इस हर पॉइंट पे कितना है? E। और P भी कहां पर है? इसी Gaussian surface पे है। इसलिए अगर हम इस E की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू कहां की मानी जाएगी? P की वैल्यू। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाउ मच इज द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द Gaussian surface? So charge inside the Gaussian surface. Charge inside Gaussian surface is equal to, इसमें पूरा का पूरा चार्ज Gaussian surface के अंदर है। Complete charges inside Gaussian surface, so that is Q. उसके बाद अप्लाई करते हैं applying Gauss theorem. Applying Gauss theorem, closed integral EdS is equal to Q upon epsilon naught. Okay, putting values. क्लोज इंटीग्रल EdS की वैल्यू E into 4πr² is equal to Q की वैल्यू Q upon epsilon. So how much E is equal to? E is equal to Q upon 4π epsilon naught r². Q upon 4π epsilon naught r². ये रिजल्ट को देखिए और एक छोटी सी चीज सोचिए, अगर ये Q चार्ज पूरा का पूरा हमने यहां रखा तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बेसिक डेफिनेशन से Q अपॉन r², 1/4π, Q अपॉन r² 1/4π। ये तो वही रिजल्ट आ गया। इसका ये मतलब है कि Q चार्ज को अगर हम शेल पे देते हैं तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो सेंटर पे रहता है, ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास का प्रिंसिपल है। तो इसमें हम क्या मान सकते हैं? द कंप्लीट चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, इट बिहेव्स एज इफ इट इज देयर। Therefore, charge on a shell behaves as if placed at the center. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया E is equal to Q upon 4π epsilon naught r²। कहां पर है ये? On the surface. Sorry. Where is this P? ये शेल है and P is outside. तो ये रिजल्ट किसके लिए है? आउटसाइड के लिए। सो इन केस ऑफ शेल, PE ड्यू टू शेल, शेल का अपना कुछ भी रेडियस होगा, लेकिन r डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E is equal to Q upon 4π epsilon naught r²। ये कहां पर है? आउटसाइड। ओके, अब दूसरा, सेकेंड, ऑन द सरफेस, हाउ मच विल बी E ऑन द सरफेस? देखिए, इस R को छोटा करते जाइए, ठीक है। E की वैल्यू हमेशा इस फॉर्मूले से ही निकलेगी, R की वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी वैल्यू रखते जाएंगे। जब ये यहां पहुंचेगा तो इस R की वैल्यू इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी एंड दिस रेडियस इज R। सो E on the surface
on surface r is equal to r. What is this r? Radius of this shell. तो इस r की वैल्यू छोटी होते होते किसके बराबर होंगे? r के बराबर. Therefore E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. ये कहां पर है? On the surface. अब बताइए इन दोनों में कौन सा E बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये, because this r is smaller than this r. Denominator is smaller, therefore this electric field is stronger. ठीक है? ओके. तो बाहर से जब भी नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीजिंग. यहां सरफेस पे आएंगे सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी. एंड नाउ वी गो फर्दर अहेड. और आगे जाएंगे तो शेल के अंदर चले जाएंगे. अब देखिए शेल के अंदर की कैलकुलेशन विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. E inside a shell. This is a charged shell and we have to find out electric field at this point P. This point P is inside the shell. Here. This distance क्योंकि r डिस्टेंस ही 0 से बढ़ता जाता है जितना भी हो जाता है. इट्स वेरिएबल. ओके. अगेन वी अप्लाई द सेम स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है? कंसीडर ए गॉसियन सरफेस व्हिच इज ए कंसेंट्रिक स्फीयर. इसी को सेंटर मान के यहां हमने ऐसे स्फीयर बनाया. ओके. इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ईडीएस कैलकुलेट करेंगे. कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी ईडीएस इंटीग्रेशन. ओके. ये शेल है इसलिए ये R है. ये गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस इसलिए ये डिस्टेंस क्या है? R. और ये रहा पॉइंट P. नाउ इज इट क्लियर? ये चार्ज कंटेनिंग जो हमारा शेल है. ये तो इमेजिनरी सरफेस है. नाउ यहां P पर क्लोज इंटीग्रल EDS हमने किया इज इक्वल टू चार्ज. ये हमको मालूम है. नाउ टेल मी हाउ मच इज द चार्ज इनसाइड दिस शेल. चार्ज हमेशा कहां रिसाइड करता है, कहां रहता है? सरफेस पे. और अभी हमारी गॉसियन सरफेस कहां है? उसके अंदर है. तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज? नो चार्ज. दैट इज C. ठीक है. तो इसी को लिखते हैं चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस. चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू 0. अब इसमें DS तो 0 नहीं है. इफ DS इज नॉट 0 देन इसको 0 होना चाहिए. Therefore E is equal to 0. How much is the electric field inside? 0. Inside this shell is 0. Is it okay? ओके. अब इसमें ये कंसीडर करिए कि अगर ये पॉइंट P यहां पर है इवन देन उसके अंदर चार्ज क्या है? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0. अगर ये पॉइंट P यहां है तो भी 0, यहां है तो भी 0, यहां है तो भी 0. सो एनीवेयर इनसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. शेल इज मेड ऑफ कंडक्टर जिसमें चार्जेस कहां पर है? सरफेस पे.
तो जिस चीज में सरफेस पे चार्जेस चले जाते हैं, सरफेस पे रह सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? जीरो। सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, ट्रेन इज मेड ऑफ स्टील बॉडी एंड दैट इज ए स्टील शेल। अगर बिजली गिरती है, उस पर चार्ज आता है, तो चार्ज कहाँ होगा? ऑन दी सरफेस। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। सो वी आर सेफ इनसाइड। ठीक है। अब देखिए, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है मोबाइल के वेव्स को लेके, लेकिन हम डब्बे के अंदर बैठे हैं, वैगन उसके बोगी के अंदर में, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो हमारा मोबाइल नहीं चलता, हमको दरवाजे में या विंडो में आना पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज्ड शेल इज ऑलवेज जीरो। सो दिस मस्ट रिमेंबर एवरीवेयर। नाउ हाउ विद द आर हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, उसको देखिए। इसकी आपने तीन वैल्यू देखी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। हाउ मच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस? Q upon 4 pi epsilon naught r square. And how much is electric field inside? E inside. This is equal to C. ये तीन रिजल्ट आपको शेल के याद होने चाहिए। आउटसाइड इतना, सरफेस पे इतना, इनसाइड। ठीक है। ये तीन रिजल्ट निकले। इन तीन रिजल्ट के बेसिस पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E and this is distance from the center R. ये यहां पर सेंटर है। ओके, यहां से हमने स्टार्ट किया। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां जाएंगे तो जीरो। दिस R इज इंक्रीजिंग। यहां से यहां गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां से चलते जा रहे हैं, अगले R पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। कहां तक जीरो चलेगा? सरफेस तक। सरफेस में इस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R। तो यहां से लेके यहां तक अगर इतना बड़ा R है, तो यहां पर हमको हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? जीरो। उसके बाद सरफेस पे अचानक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? This and this value is the maximum value, क्योंकि ये सबसे छोटा R था। ये आपने बताया था कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम। तो यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम, ये सरफेस। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, यहां पर से R बढ़ता जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? E is equal to this। इसमें इन दोनों की डिपेंडेंसी कैसी होगी? R इंक्रीज होगा दिस, so E is proportional to 1 upon R square, और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। This is E proportional to 1 upon R square, and here E is equal to 0. From this place to this place is inside, and this place to this place is outside. Outside the spherical shell, inside the spherical shell, and this is surface. So this graph you must remember, this is E and R graph. ऐसे चार ग्राफ आपको पढ़ने हैं। तो this is first, दो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे और दो पोटेंशियल में पढ़ेंगे। Okay. So this is electric field due to shell. तीनों कंडीशन इसकी हो गई। Now we will consider next case.
हमने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर का रेडियस है r और इसमें चार्ज q दिया, वो चार्ज q कहां पर है? तो आंसर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। इट इज ए वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नॉन कंडक्टर होगा, वी कैन कंसीडर इन विच द चार्ज कैन नॉट मूव, सो चार्ज इज फिल्ड अप एवरीवेयर। इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कितना मानते हैं? रो। तो अगर हमने इसको Q चार्ज दिया, Q, तो Q किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सरफेस में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम कितना होता है? सो टोटल चार्ज को डिवाइड किया वॉल्यूम से एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ रो। सो रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इसमें है। अब इसमें हमने फिर से तीनों केस लेने हैं, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। ओके, तो पहले देखिए केस 1, E आउटसाइड स्फीयर, E आउटसाइड स्फीयर, ये डिस्टेंस है r। ओके, इसके बाद आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी रिटन इट। सेम प्रोसेस है, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ये which will be a concentric sphere of radius r. How much will be closed integral EDS? That will be E into 4 pi r square, E into 4 pi r square, जो आपने पहले किया। ये EDS की वैल्यू हो गई। इसके अंदर चार्ज कितना है? तो इसके अंदर चार्ज है Q। सेम, ऑल द स्टेप्स आर एग्जैक्टली सेम, सेम स्टेप्स जैसा हमने शेल में किया था। एंड व्हाट वी गेट, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कोई चेंज नहीं आता, ये बिल्कुल उसी तरह का जैसे कि, क्यों? इस सरफेस के अंदर भी Q है, उस सरफेस के अंदर भी Q था, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। इट विल बी सेम आर्गुमेंट एंड सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। On the surface, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. ये on the surface and this is maximum। इसमें जो चेंज आता है इस केस में, that is inside the surface। inside the surface में किस तरह से चेंज आता है उसको देखिए। We will make it slightly bigger और the charge is filled up everywhere and the volumetric charge density is charges rho per unit volume. Now here is the point P where we have to find out electric field. This is center and P is at a distance r. The radius of this sphere is capital R. Okay. Step number 1, consider a Gaussian surface. Here we consider a Gaussian surface like this. This is a concentric sphere. Okay, हो गया। Now, how much is closed integral EDS? एक चीज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? Again, electric field will be like this, normal to the surface, and this. So area vector के साथ उसका एंगल कितना बनेगा? 0. So cos theta cos 0 is equal to 1. So no issues on that. अब यहाँ पर देखिए, in this case first closed integral EDS, ये हमारा खत्म हो चुका है पहले। Closed integral EDS is equal to E into सरफेस का इंटीग्रेशन। इस सरफेस का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर।
ये सरफेस का इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद ये क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। नाउ चार्ज इनसाइड, इसके अंदर कितना चार्ज है, एंड हियर वी विल हैव टू सी इसको क्या लिखना, इसका वॉल्यूम कितना है, ये R के कारण इसका वॉल्यूम है, चार्ज इनसाइड इज सिग्मा इनटू वॉल्यूम, सिग्मा इनटू वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, sorry not sigma, it is rho, rho into 4/3 pi r cube. This is the charge inside, और ये हमको किसकी वैल्यू देता है, चार्ज इनसाइड क्यू। Now we apply Gauss theorem, which is EDS is equal to Q upon epsilon naught, putting values E into 4 pi r square is equal to, ये यहाँ से आया, this Q upon epsilon naught, Q की वैल्यू यहाँ से लेंगे, rho 4/3 pi r cube, this is Q upon epsilon naught, upon epsilon naught. This, now you see 4 pi cancel, r square cancel, how do we get here, r. So E is equal to rho into r upon 3 epsilon. This is electric field inside. What is rho? Charge density. What is r? Distance from center. अब इसको देखकर फिर से हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। बनाएंगे तो उसमें सोचिए सेंटर से जब ये R इंक्रीज होगा, ये R, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? आंसर इज नो। इफ R is there, E is there. और दोनों का रिलेशन कैसा है? R की पावर 1, E की पावर 1. This is linear. So R increases, E increases, and this increase like this. Linear. इंक्रीज होते होते कहाँ मैक्सिमम पहुंचेगा? सरफेस में, तो ये सरफेस में आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस। उसके बाद बाहर में जब ये आता है, बाहर में आउटसाइड, शेल वाज 1/r square, सॉलिड स्फीयर इज आल्सो 1/r square, दैट मींस बाहर का ग्राफ इसका सेम होगा। सो वी गेट अ ग्राफ हियर लाइक दिस इज E 1/r square, and this E is proportional to R. तो R इंक्रीज होगा, E इंक्रीज होगा इनसाइड में, पर बाहर में जब R इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज होगा, E proportional to 1/r square. So this is E versus R, and this is for volumetric distribution. Volumetric distribution या solid sphere of charge, and this was for shell, surface distribution of shell. ये दोनों का ये जो लाइन है, this difference you must remember, यहाँ का ऐसा जाता है, अंदर में पूरा जीरो, यहाँ अंदर में इंक्रीज, ठीक है? So this is the difference between the two.